हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 में सब्जेक्ट साइंस, जिसमें आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 4.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। ठीक है, तो हमारा जो भोजन हम लेते हैं, जो वस्त्र हम पहनते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थान पर क्या होती हैं, अलग अलग विविधता वाली क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य वस्तुएं बहुत वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं अलग अलग। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग यानी वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये जो सभी वस्तुएं हैं, इनकी आकृति, रंग, रूप, गुण और क्या होते हैं, सब क्या है, इनके अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि चित्र 4.1 में दिया गया है। यहाँ पे चित्र 4.1 में आपको हमारे चारों ओर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। इन सभी का आकार, कद, रंग, रूप जो है सब क्या है, भिन्न भिन्न है। आगे देखेंगे हम, हमारे चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। ठीक है, हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी वस्तुएं क्या है, गोल आकृति वाली हैं और इन सभी आकृति के हिसाब से क्या किया है, इन सभी वस्तुओं को पृथक किया है, सम्मिलित किया है। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को रखा जा सकता है। ठीक है, तो गोल आकृति वाली अगर वस्तुएं हम सम्मिलित कर रहे हैं तो इसमें क्या है, खाने की वस्तु जैसे सेब, संतरा या फिर घड़ा जैसी वस्तु भी क्या कर सकते हैं, हम इसमें ले सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम ऐसी वस्तु पर ध्यान दें, हम ऐसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों यानी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणियाँ 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया था। ठीक है, यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इन समूह में भी सम्मिलित हो। ठीक है, आगे देखेंगे, मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमको प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का समूह बनाना है, जिसमें हम कौन सी वस्तुएं ले सकते हैं, बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप यानी नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह के में स्थान मिल सकता है। ये सभी क्या है, प्लास्टिक की वस्तुओं का समूह है जिनमें ये सभी वस्तुओं को हम सम्मिलित कर सकते हैं। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिन पदार्थ से वे बने हैं उनके आधार पर बांटा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने क्या किया, पहले तो गोल आकृति वाली वस्तुओं का एक समूह बनाया, दूसरे में हमने प्लास्टिक के पदार्थ से बनी वस्तुओं का समूह बनाया। आगे देखेंगे, हमारी चारों ओर की वस्तुएं हमारे चारों ओर की वस्तुएं एवं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। तो हमारे चारों ओर जो वस्तुएं होती हैं वो एक अथवा एक पदार्थों क्या होती है, बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी वस्तुएं हैं, इनसे क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण होता है। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, क्रियाकलाप 1 में क्रियाकलाप 1 दिया गया है, इसमें हम देखेंगे, आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा,
ठीक है। जो भी हमने क्या किया है, संग्रह किया है, एकत्रित किए वस्तुएं, उसमें क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए उसमें चौक हो गई, ठीक है, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर यानी झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट यानी बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू, ठीक है, ये सभी वस्तुएं हो सकती हैं। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें, ठीक है। तो अब ये जो वस्तुएं हैं जो उदाहरण में हमको दी गई हैं, दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़क, ये वस्तुओं के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, अपनी कक्षा में ला नहीं सकते, ठीक है। आगे देखेंगे, इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हो। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हो तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ वस्तुएं फिर संग्रह करनी है और आपको क्या करना है, दो समूह करने, दो ग्रुप करने हैं। एक समूह में आपका कागज अथवा तो लकड़ी की वस्तुएं हों और दूसरी में इन दोनों के अलावा की वस्तुएं, इन दोनों के अलावा से बनी वस्तुएं हो, ठीक है। आगे देखेंगे, इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हो उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है, ठीक है। आप क्या करना है, सारणी 1.1 में आपको वस्तुएं जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास करना है। अब देखिए आगे, एकत्र की गई वस्तुओं में कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। अब देखिए, सारणी 4.1 में वस्तुओं तथा पदार्थ जिनसे वो बनी हैं, आपको यहाँ पे वस्तुएं दी गई हैं। पहला तो आपको यहाँ पे दिया गया है प्लेट, यानी जो थाली होती है वो किससे बनी होती है, पदार्थ जिनसे वो बनी है, इसमें दिया गया है। देखिए, प्लेट तो अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ प्लेट क्या होती है, स्टील की होती है, कुछ कांच की, प्लास्टिक की और अन्य कोई भी होती है, ठीक है। दूसरा आपको वस्तु दी गई है पेन। पेन किसकी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, धातु यानी स्टील या की भी आपने देखा होगा, स्टील की भी होती है, ठीक है। लोहे की पत्थर की पेन होती है। इसी तरह से क्या करना है, आपको यहाँ पे वस्तुओं के नाम लिखने हैं और वो जिनसे बनी है और उन पदार्थों के आपको नाम इस तरह पर लिखने रहेंगे। जितना हो सके आप वस्तु के नाम लिख सकते हैं और जिन पदार्थों से बनी है उनका नाम आपको लिखना है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न दिए गए, बुझो जानना चाहता है कि क्या हमने ये पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो कुछ पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे आप ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए आप, तो क्या होता है, उन पदार्थों से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है, बनती हैं वस्तुएं, ठीक है। आगे देखेंगे क्रियाकलाप 2 देखेंगे। क्रियाकलाप 2 में सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। आप प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है कि पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है तो कई होता है कि एक वस्तु कई पदार्थों से बनी भी हो सकती है। तो कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, एक पदार्थ से बन जाती है, लेकिन कुछ वस्तुएं होती है एक से अधिक पदार्थ उसमें लगते हैं उसको बनाने में,
और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो क्या होता है, एक ही पदार्थ से कुछ वस्तु क्या होता है, कई वस्तु बना। एक पदार्थ आपने ले लिया, मान लीजिए आप लकड़ी ले लेते हैं, तो लकड़ी से कितनी वस्तु बन जाती है आपकी। लकड़ी से आप कुर्सी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमने विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप वस्तुएं तो जानते हैं, वस्तुएं किस पदार्थ से बनने वाली हैं और पदार्थ कौन सा पदार्थ उपयोग में किया जाने वाला है, उनके बारे में हमको जानकारी लेना है। उससे पहले हम देख लें यहाँ पे सारणी 4.2 समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ठीक है। एक ही पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आपको दी गई हैं। यहाँ पे देखो आपको दिया गया पदार्थ में लकड़ी, ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी यहाँ पे उदाहरण दिया। लकड़ी से यहाँ पे कौन सी वस्तुएं बनी हैं, यहाँ पे देखिए कुर्सी बना है, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए, ठीक है। इस लकड़ी एक ही पदार्थ से यहाँ पे अनेक वस्तुएं दी गई है आपको बनी हुई। और यहाँ पे दूसरा आपको दिया गया है कागज़, ठीक है। कागज़ से कौन सी वस्तुएं बनती हैं, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर इत्यादि बहुत सी आपने वस्तुएं देखोगे जो कागज़ से बनती हैं। और देखिए यहाँ पे चमड़े से आपको क्या बनता है, जूते, चप्पल, बेल्ट, ठीक है। प्लास्टिक से आपके बनते हैं डोल, आपका कंपास, बहुत सी वस्तुएं होती हैं, खिलौने होते हैं, सब क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। और रुई है, रुई से क्या बनते हैं, गद्दे, तकिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसमें लिखने हैं कि जो वस्तुएं इनसे बनी हैं। अब आगे देखेंगे हम 4.2 पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव्यों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत होगा। चित्र 4.2 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए आप कभी जो है कपड़े का गिलास बना के पानी इसमें एकत्र कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो, ठीक है। तो जो कपड़े का आप गिलास बना रहे हो, क्या आप उसमें पानी रोक सकते हो। कोई भी द्रव्य है, जो भी पेय पदार्थ है, क्या आप इसमें कपड़े के गिलास में रोक सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको कांच का गिलास, कांच से बना हुआ गिलास, प्लास्टिक का यहाँ पे अन्य कोई धातु का गिलास जिसमें आप द्रव्य रोक सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप खाना पकाने के लिए क्या आप कागज़ के बर्तन बना के उसमें खाना पका सकते हो, तो नहीं बना सकते हो। उसके लिए भी क्या चाहिए, हमें धातु के बर्तन होने चाहिए। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है, ठीक है। अब जो वस्तुएं गुण हैं उसके हिसाब से क्या होता है, वस्तुओं को निर्भर किया जाता है, प्रयोजन किया जाता है, फिर उस हिसाब से क्या किया जाता है, वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुण की विवेचना की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे गुण दिए गए। पहला देखें यहाँ पे दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे तथा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। तो देखिए आप लकड़ी जो होती है क्या होती है, लोहे से एकदम ही भिन्न होती है, ठीक है। दिखावट में देखते हो आप लकड़ी की वस्तु और लोहे की वस्तु में आपको क्या होता है, भिन्नता दिखाई देती है। और जो लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम में क्या है, आप देखोगे तो वो भी आपको भिन्न दिखाई देगा, परंतु फिर भी जो लोहा, तांबा है, एल्यूमिनियम कुछ है उसमें समानताएं होती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती।
चलिए क्रियाकलाप 3 देखेंगे। क्रियाकलाप 3 में विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? ठीक है, तो ये अभी आपने जो वस्तुएं ली हैं, गत्ता लिया आपने, लकड़ी ली, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चौक, इसमें से आपको कौन सी वस्तुएं चमकीली दिखाई देंगी? तो इसमें से आपको क्या दिखाई देगा? चमकीला। गत्ता जो है तो कागज़ का होता है तो आपको चमकीला नहीं, लकड़ी नहीं चमकती है, लेकिन तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट, ठीक है, तो क्या आपको है चमकती दिखाई देगी। ठीक है, आगे देखेंगे चमकीली पदार्थों के एक समूह हमें पृथक करना है। तो आपको जो है चमकीला पदार्थ का जो समूह बनाना है, उसमें आपको तांबे का तार और एल्यूमिनियम की शीट का समूह बनाना है। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। चित्र 4.3 में सबसे पहले आप चित्र 4.3 देखिए। जो हमने चमकीली चीज़ों का समूह बनाया है उसको हम 2 भागों में काटेंगे। ठीक है, तो आपने क्या पाया? तो क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए, आप धातु की वस्तुएं, आप लोहे की वस्तुएं, एल्यूमिनियम की वस्तुएं आप काट रहे हो, 2 भागों में कर रहे हो, तो जहाँ से वो कटी होगी वहाँ का जो पृष्ठ होगा आपको चमकीला दिखाई देगा। आगे देखेंगे, क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति, ठीक है, द्युति भी क्या है? चमक ही होता है। ठीक है, तो मतलब चमक होता है। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग में इन्हें काटिए। ठीक है, आपको क्या करना है? उनमें चमक देखने के लिए क्या करना है? उनको काटना है। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4.3 धातुओं के टुकड़ों को उनकी द्युति देखने के लिए काटना। ठीक है, यहाँ पे धातु, कोई भी धातु आपने ले लिए, इस तरह से काटोगे, जहाँ से आप काटोगे वहाँ का पृष्ठ आपको क्या दिखाई देगा? आपको चमकदार दिखाई देगा। आगे देखेंगे, कीजिए तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। ठीक है, आपने जो भी वस्तुएं ली है उनको 2 भाग काटे हैं, और जहाँ से वो कटा हुआ भाग है वहाँ से कौन सी वस्तुएं द्युतिहीन अर्थात कि चमक बिना की है, चमक रहित, और द्युतिवान यानी चमक वाली वस्तुएं। ठीक है, तो उनको सूची बनानी है आपको। कांटे के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेग मार्क से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान है अथवा नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। जिनमें चमक होती है वो क्या होते हैं? धातु होते हैं, जैसा कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातु के उदाहरण है। ठीक है, ये सभी वस्तुओं को क्या है? धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुधा यानी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन यानी निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। तो कुछ धातुएं क्या होती हैं? अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन यानी निष्प्रभ दिखाई देती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, वायु नमी के कारण क्या होता है? वो अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देती हैं। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठ पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना यानी संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं क्या पहचानना है आपको? तो कठोरता। तो कुछ वस्तु क्या होती है, आप दबा रहे हो उसको तो आसानी से क्या होती है? दब जाती है, और कुछ वस्तु होती है जिसमें आप कितना भी प्रयास कर लो तो वस्तु क्या होती है? नहीं दब पाती हैं। धातुओं की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक अथवा कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। ठीक है, आपने क्या किया है? इसमें एक धातु की चाबी ली है, इनमें से आपने क्या किया है? लकड़ी को क्या करेंगे? खरोचेंगे तो क्या होगा? खरोच जाएगी। ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं होगा, पत्थर का जो टुकड़ा होगा वो भी नहीं खरोच सकते हैं, कील भी नहीं खरोच सकते, जो मोमबत्ती है वो भी क्या है? खरोच सकते हैं, चौक खरोच सकते हैं।
ठीक है। तो ये सभी क्या वस्तुएं हैं, खरोची जा सकती हैं। आगे देखिए, वे वह पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ हैं, ठीक है। तो जो जो पदार्थ हमारे खरोचे गए हैं, जो संपीड़ित हो गए हैं, वो हमारे कोमल पदार्थ हैं, जबकि अन्य जो पदार्थ हैं जिन्हें संपीड़ित करना कठिन है वो क्या है, कठोर पदार्थ है। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज जो है कोमल है, जबकि लकड़ी क्या है, कठोर है। दिखावट में पदार्थ में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुती, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना, ठीक है। दिखावट में क्या है, सभी है अलग अलग वस्तु में अलग अलग गुण हो सकते हैं। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट के वर्णन करते हैं? चलिए आगे देखेंगे हम। विलय अथवा अविलय, क्रियाकलाप 4 देखेंगे। विलय अथवा अविलय, कुछ ठोस पदार्थ तो जैसे चीनी, नमक, चौक, पाउडर, बालू यानी रेती तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए, ठीक है। आपको 5 गिलास लेने हैं और ये ठोस पदार्थ जैसे इसमें चीनी, नमक, चौक, पाउडर और जो बालू है, रेत होती है, और लकड़ी का बुरादा। अब देखिए, पहले गिलास में आपको क्या करना है, कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार से गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाने, ठीक है। बाकी के गिलास में क्या करना है, नमक, चौक, पाउडर, बालू यानी रेती, लकड़ी का बुरादा आपको मिलाना है। प्रत्येक गिलास की अंत वस्तु को चम्मच से विडोलित कीजिए, यानी धीमे धीमे आपको क्या करना है, हिलाना है, विलोडित करना, यानी उसको धीमे धीमे चम्मच से हिलाना। अब देखिए, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों को क्या होता है। चित्र 4.4 अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाएं, इसके अनुसार नोट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुएं हैं, सारणी 4.3 में विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में विस्तृत किया है आपने अलग अलग गिलास में। तो को पदार्थ दिए गए हैं, हमें जल में विलुप्त हो जाता है और अथवा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नमक दिया गया है। नमक आप पानी में मिलाओगे तो क्या होगा, वो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, आपने कभी पानी में नमक मिलाया होगा तो क्या होगा, कुछ मिनट तक आप उसको मिलाते तो क्या होता है, वो पूरी तरह से पानी में लुप्त हो जाता है। इसी तरह से चीनी भी है, वो क्या होती है, पानी में पूर्णतः लुप्त हो जाती है। जबकि जो बालू होती है, जो रेती होती है, आप उसको पानी में कितनी भी देर मिला लो वो लुप्त नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ये जल में पूर्णतः लुप्त नहीं होता है। अब जो चौक का पाउडर है वो भी क्या होता है, जो चौक का पाउडर होता है वो भी बहुत पानी में क्या होता है, पूर्णतः लुप्त हो जाता है, अगर वो चौक का पाउडर अच्छी तरह से पीसा हो, ठीक है। और जो लकड़ी का बुरादा हो वो पानी में क्या होता है, पूर्णतः लुप्त नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे सारणी 4.3 भरनी है। आगे देखेंगे, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अथवा घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कर सकते हैं कि पदार्थ जल में विलय हैं, ठीक है। तो जो जो पदार्थ हैं, जैसा कि हमारा सबसे पहले नमक, चीनी, ठीक है, क्या हो गया, हमारा जल में पूर्णतः लुप्त हो गया। तो ये क्या है, विलय है, विलय पदार्थ हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ क्या है, जल में अविलय हैं, जैसा कि हमारा लकड़ी का बुरादा, बालू, ये सब क्या है, हमारा अविलय पदार्थ है जो पानी में लुप्त नहीं होता। चूँकि जल बहुत से पदार्थों का विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो द्रव्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, द्रव्य में क्या होता है, विलीन हो जाते हैं, ठीक है, हाँ हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखें, क्रियाकलाप 5 देखेंगे, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, ठीक है। ये जानने के लिए क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जाते हैं, तो क्रियाकलाप उसको जानने के लिए क्रियाकलाप 5 करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्र कीजिए, ठीक है। ये सब क्या है, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल, ये सभी क्या है, हमारा द्रव्य हैं। अब ये क्या, पानी, ये भी जल में विलय होते हैं अथवा नहीं। तो आगे देखेंगे, कांच का एक गिलास लीजिए, इससे आधा जल में भरिए,
अब इसके चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाइए और भली भांति विडोलित करिए। यानी आपको क्या करना है, चम्मच भर के वो द्रव्य पानी में मिलाना है और उसको मिलाना है, चम्मच से हिलाना है, विडोलित करना है। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य के साथ मिश्रित हो जाता है। ठीक है, तो चित्र 4.5 में देखिए कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते। ठीक है, तो जितने अधिक अन्य द्रव्य आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ प्रयोग को दोहराइए। और यहाँ पे क्या करना है, आपको सारणी 4.4 में लिखना है। हम यहाँ देखेंगे कि कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं जल में लुप्त हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं पानी की जो सतह होती है ऊपर की ओर अपनी परत बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारणी 4.4 में कुछ सामान्य द्रव्यों की जल में विलेयता भली भांति मिश्रित होता है अथवा मिश्रित नहीं होता। जो सिरका है आप जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, भली भांति मिश्रित हो जाएगा, जबकि जो नींबू का तेल है, नींबू का रस है वो भी क्या होगा, भली भांति पानी में क्या होगा, मिश्रित हो जाएगा। और सरसों का तेल क्या होगा, वो पानी में मिश्रित नहीं होगा, वो क्या होगा, अपनी एक परत बना लेगा जल के ऊपर। इसी तरह से नारियल का तेल है वो भी क्या होगा, मिश्रित नहीं होता है, और जो केरोसिन है वो भी जल में मिश्रित नहीं होता है। ठीक है, आपको सारणी 4.4 में इसको फिलअप करना है। बुझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमें क्रियाकलाप 5 में इन द्रव्यों का उपयोग किया था क्या जल में अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्यों में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसों भी जल में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो जो गैस होती है वो क्या जल में विलीन हो जाती है, तो उसके लिए आगे देखेंगे जो कुछ गैस होती है जल में विलय है जबकि अन्य नहीं है। ठीक है, कुछ जो गैसें होती हैं वो क्या होती है, जल में विलय होती है, लेकिन जो कुछ होती हैं वो क्या होती है, नहीं हो पाती। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होती है, जल में विलीन हो जाती हैं। अब वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस द्रव्य से पृथक हो जाता है। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रव्यों के साथ ऐसा भी देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर क्या होते हैं, गिलास के तली में पहुंच गए। क्या यह सही नहीं है। ठीक है, जल में डूबती अथवा तैरती कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, वो जो हल्की वस्तुएं हैं क्या है, ऊपर की ओर पानी में तैर रही हैं, और जो भारी वस्तुएं हैं वो जल में नीचे की ओर सतह पर जाकर बैठ जाती हैं। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं जबकि डूब जाते हैं। चित्र 4.6 में देखा हमने, किसी तालाब की सतह पर जो गीली सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा तालाब होती है, सूखी पत्तियां होती है, क्या होती है, तालाब के ऊपर ही आपको दिखाई देंगी, उसकी ऊपरी सतह पर दिखाई देंगी। जबकि कंकड़ होता है वो तालाब में नीचे की ओर बैठ जाता है, और जो शहद होता है वो पानी में क्या होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, बूंदे होते हैं जो पानी में घुल जाती हैं। अब देखिए बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रव्यों जैसे तेल में वही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, इसे देखने के लिए आप किसी प्रकार का परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती हैं, कौन सी डूब जाती हैं, उनके क्या करना है, 5 उदाहरण आपको लिखने हैं। अब देखिए पारदर्शिता देखेंगे, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना। क्या आपने कभी
शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो जो शीशे के खिड़की हैं, दरवाजे हैं, उनके पीछे आप छुपोगे तो सामान्यतः कोई भी आपको देख सकता है। तो ये सब वस्तुएं क्या हैं, आर पार दिखाई दें आपको, वह वस्तुएं पारदर्शी कहलाती हैं। चित्र 4.7 में आपको दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक के पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण। जो है क्या है, पारदर्शी के उदाहरण है। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4.7 में मुखावरण अपारदर्शी, पारदर्शी और पारदर्शी। ठीक है, तो यहाँ पे मुखावरण में आपको दिया गया है चित्र में। तो सबसे पहला चित्र है, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पे अपारदर्शी यानी जो वस्तु है आपको आर पार पूरी तरह से ना दिखाई दे तो आपको क्या होगा, अपारदर्शी पदार्थ होगा। और यहाँ पर सेकेंड में आपको दिया गया है यहाँ पारभासी। ठीक है, कुछ समय हल्का हल्का को धुंधला धुंधला दिखाई देगा। और लास्ट में आपको दिख गया है पारदर्शी, पूरी तरह से आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया। तो उदाहरण आपको पारदर्शी का क्या है, हमारा कांच जो है, कांच की जो चीज़ें होती हैं उससे हम पूरी तरह से आर पार देख सकते हैं। तो क्या होंगी, हमारी पारदर्शी चीज़ें होंगी। यहाँ पे देखिए चित्र 4.8 में दुकानदार में रखी जो पारदर्शी बोतलें हैं जिसमें हमें वस्तुएं ठीक से दिखाई देती हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी। ठीक है, तो आप लकड़ी ले लीजिए, लोहे की वस्तु ले लीजिए, तो आप लोहे के दरवाजे के पीछे खड़े हैं, छुप रहे हैं, या फिर आपको सामने वाला व्यक्ति क्या देख सकता है, नहीं देख सकता। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका अपारदर्शी। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स से गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। ठीक है, तो आप कोई भी डब्बा ले लीजिए, एल्यूमिनियम का डब्बा ले लीजिए, जो बंद लकड़ी का बॉक्स है, या गत्ते का डिब्बा ले लीजिए, आप उसके अंदर कोई वस्तु रखे हैं तो आप बता सकते हो कि उसके अंदर क्या वस्तु रखी है। नहीं बता सकते तो ये सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, आपकी अपारदर्शी कहलाएंगी। लकड़ी का गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। ठीक है, अपारदर्शी के उदाहरण आपको मिल गए। आगे देखेंगे क्या, अब हम ये समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी के में समूहित कर सकते हैं। ठीक है, अपने अगला आप 6 देखेंगे, कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच 2 से 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहाँ पर तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। ठीक है, अब कागज के ऊपर आपने क्या किया है, तेल की बूंदें डाल दी हैं और अब प्रदीप्त बल्ब से आप दोबारा देखेंगे, क्या देखा आपको जो है दिखाई देगा। अब आप क्या देखेंगे कि क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, कागज़ के ऊपर तेल अथवा मक्खन डाल के फैला दिया, तो क्या होगा, पहले की तुलना में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। परंतु क्या आप इसे चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों को जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो वस्तुएं आप देख तो रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा कि स्पष्ट रूप से आप वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, यानी धुंधली दिखाई दे रही, तो वस्तुएं क्या कहलाएंगी, आपकी पारदर्शी कहलाएंगी। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया, वह भी क्या है, पारदर्शी ही था। क्या आप पारदर्शी पदार्थों के कुछ और उदाहरण विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारदर्शी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपारदर्शी, पारदर्शी और पारदर्शी का समूह बना सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का
सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरे ओर प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या अपने हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारदर्शी। देखिए यहाँ पे चित्र 4.9 में टॉर्च के ऊपर क्या किया है, टॉर्च चालू करने के बाद इस तरह क्या किया है, हथेली रख दी है। तो क्या वह जो है वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी कहलाएगा आपका, पारदर्शी अथवा तो अपारदर्शी। तो हमने ये सीखा है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रव्यों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैरे अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, दिखावट में अलग होती हैं। कुछ वस्तुएं द्रव्य में मिश्रित होती हैं, कुछ नहीं हो पाती है। कुछ वस्तुएं क्या होती है, जल में तैरती हैं, तो कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं जल में। इस तरह से पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी के बारे में हमने जाना। पदार्थों का समूहन उनके गुणों की समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों के समूहन अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक स्थान पर रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, घर में भी हम ये क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि एक प्रकार की जो वस्तुएं हैं एक ही जगह पर रखते हैं, जिससे हमें वस्तुएं चाहिए हो तो हमें तुरंत मिल जाए। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। ठीक है, अब देखिए आगे, इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किसी भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षा में करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम चैप्टर कंप्लीट होता है। प्रमुख शब्द आपको दिए गए हैं। अब आपको होमवर्क में अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने हैं। यहाँ पे आपको टोटल 7 प्रश्न दिए गए हैं। आपका पहला प्रश्न है अभ्यास का, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तु के आपको नाम देने हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिए गए निम्नलिखित में से चमकदार वस्तुओं का चयन कीजिए, इसमें से कौन सी वस्तु चमकदार है। नंबर 3 में आपको दिया है निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। यदि याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 में आपको सही गलत दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में आपको नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। आपको क्या करना है, जो वस्तुएं गोल आकार की हैं अथवा अन्य आकार की, उनको समूह में बांटना है। और कौन सी खाद्य है और कौन सी अखाद्य है, वो आपको क्या करना है, नाम अलग अलग करने हैं। नंबर 6 में देखिए, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। ठीक है, जो भी वस्तुएं जल में तैरती हैं उनकी सूची बनानी है आपको, और जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती है अथवा नहीं। प्रश्न नंबर 7 आपका आखिरी प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। आपको जो भी इसमें से अलग है, देखिए अका में दिए गए कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, इसमें से आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है, बच्चा। ठीक है, तो जो बच्चा अलग शब्द है इसमें आपको क्या करना है, उसको लिखना है साइड में। इस तरह से आपको ख दिया गया है, इसमें गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। ठीक है, आपको गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल आपके फूल दिए गए हैं, लेकिन जो नाव है आपका अलग है। इसी तरह से बाकी का ग और ख करना है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।